नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। तूफान, बंदर और हाथी। सुनकर लग रहा होगा कि कोई बच्चों की कहानी है ना? लेकिन असल में ये इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझने का एक बेहतरीन और क्लासिक तरीका है। चलिए एक घने जंगल की कल्पना करते हैं। एक ऐसा गहरा जंगल जहां दो बिल्कुल ही अलग स्वभाव वाले जानवर एक साथ रहते हैं। एक है छोटा, बहुत तेज और फुर्तीला बंदर और दूसरा है एक विशाल, एकदम शांत और धैर्यवान हाथी। हमारी आज की पूरी चर्चा इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये रही आपकी कहानी जो हमें असल जिंदगी का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सबक सिखाएगी। अब देखिए, ये दोनों जानवर ना सिर्फ दिखने में अलग हैं, बल्कि इनका नेचर, इनकी फितरत एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। बंदर को ही ले लीजिए, छोटा है, तेज है और बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाला है। बिना सोचे समझे बस छलांग लगा देना उसकी आदत है। दूसरी तरफ है हमारा हाथी, विशाल शरीर लेकिन अंदर से गहरा और एकदम शांत। वो जो भी करता है ना, बहुत सोच समझकर और सब्र के साथ करता है। मजे की बात यह है कि ये सिर्फ दो जानवरों की तुलना नहीं है, बल्कि ये हमारे ही ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क के दो अलग अलग हिस्सों को दर्शाती है। तो जंगल में सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन फिर अचानक जंगल में एक बहुत ही भयंकर तूफान आ जाता है। बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, बड़े बड़े पेड़ ऐसे हिलने लगते हैं जैसे अभी उखड़ जाएंगे। अब ये तूफान सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, इसे आप जीवन में अचानक आने वाली उन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स या चुनौतियों की तरह देखिए जो कभी ना कभी हम सब की परीक्षा लेती हैं। ये तूफान एक ऐसा कैटलिस्ट है जो इन दोनों जानवरों के असली स्वभाव को बाहर लाने वाला है। चलिए देखते हैं कि इस तूफान में दोनों ने कैसे बर्ताव किया। क्राइसिस के समय दो अलग अलग माइंडसेट कैसे काम करते हैं, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। बंदर, वो तो बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि ये आंधी उसे भारी नुकसान पहुंचाएगी और इसी घबराहट में बिना कुछ सोचे समझे वो बस इधर उधर भागने लगा, कूदने लगा। प्रॉब्लम को फेस करने की बजाय वो उससे भाग रहा था और खुद को पूरी तरह थका रहा था। लेकिन हाथी की स्टेबिलिटी वाकई देखने लायक थी। उसने घबराने की बजाय शांति से सोचा, एक मजबूत पेड़ ढूंढा और उसके पास खड़े रहकर अपना बैलेंस बना लिया। उसे पता था कि यह आंधी टेम्परेरी है, कुछ देर की है। अगर वो शांत रहेगा तो सेफ रहेगा। कुछ देर बाद जब तूफान रुका और हवाएं शांत हुईं, तो बंदर की हालत खराब थी। वो बुरी तरह हाँफ रहा था, पूरी तरह थक चुका था। लेकिन जब उसने हाथी को देखा तो हैरान रह गया। हाथी बिल्कुल ठीक और सुरक्षित था, एकदम रिलैक्स्ड। हैरान होकर बंदर ने हाथी से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहे? और सच बताऊं तो बंदर का ये सवाल ही हमारे आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सेंटर पॉइंट है। यहीं से हम जंगल की कहानी से निकलकर सीधे ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव मनोविज्ञान की दुनिया में एंट्री करते हैं। हाथी का वो बर्ताव जिसे बंदर समझ नहीं पाया था ना, साइकोलॉजी में उसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी खतरे को देखकर सिर्फ इंस्टिंक्ट या डर के बेसिस पर ब्लाइंडली भागने के बजाय अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना और सिचुएशन को सही से मैनेज करना। अब देखिए, स्कूलों और कॉलेजों में हमें टेक्निकल स्किल्स तो खूब सिखाई जाती हैं, लेकिन अपने इमोशंस को मैनेज करने की ये स्किल अक्सर सिलेबस से गायब रहती है। हाथी ने जो किया वो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। उसने अपनी मानसिक शांति से एक एकदम खतरनाक और कियोटिक सिचुएशन को पूरी तरह से मैनेजेबल बना दिया। आइए इस रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग के मनोवैज्ञानिक फर्क को थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं। सुखनिधि के रिसर्च आर्टिकल के मुताबिक रिएक्टिंग एक बहुत ही इमीडिएट और इमोशनल रिस्पॉन्स होता है जो सीधे हमारे डर से ट्रिगर होता है, बिल्कुल उस बंदर की तरह जो बिना सोचे बस भागने लगा। ये अक्सर प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। इसके ऑपोजिट होता है रिस्पॉन्डिंग। ये एक बहुत ही थॉटफुल और डिलिबरेट एक्शन है। इसमें आप सिचुएशन को समझने के लिए एक पल रुकते हैं, ठीक हाथी की तरह। मतलब बंदर इंपल्सिव होकर रिएक्ट कर रहा था, जबकि हाथी डिलिबरेटली रिस्पॉन्ड कर रहा था। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब एक सवाल आता है कि इंसानों की साइकोलॉजी को समझाने के लिए जानवरों की कहानी का इस्तेमाल क्यों? इसके पीछे लिटरेचर की एक बहुत ही शानदार तकनीक है जिसे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं। थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन इसका मतलब बड़ा आसान है। साहित्य में जानवरों को इंसानों वाले गुण या भावनाएं देना। दुनिया भर की संस्कृतियों में सदियों से स्टोरी टेलर्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करते आए हैं। क्यों? क्योंकि इससे इंसानी फितरत के कॉम्प्लेक्स और मुश्किल कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाते हैं। तो जब हम बंदर की घबराहट या हाथी की शांति की बात कर रहे हैं ना, तो असल में हम खुद के ही स्वभाव को एक आईने में देख रहे हैं। अगर हम रोआल्ड डाहल की कहानियों या ईसप की कथाओं का एकेडमिक एनालिसिस देखें तो यह बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। साहित्य में बंदर हमारे चंचल मन, रेस्टलेसनेस और कभी-कभी बेवकूफी भरी खुशी का प्रतीक माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक ट्रिस्टीडर जैसे स्कॉलर्स बताते हैं कि हाथी हमेशा से गरिमा, विवेक, शांति और सबसे इंपॉर्टेंट बाधाओं को दूर करने वाले यानी रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स का सिंबल रहा है। डाहल की फेमस कहानी द इनॉर्मस क्रोकोडाइल में भी ट्रंकी नाम का हाथी अपनी इसी शांति और समझदारी से समस्या को सुलझाता है। और दिलचस्प बात यह है कि
कि ये सिंबॉलिज्म सिर्फ वेस्टर्न लिटरेचर तक ही लिमिटेड नहीं है। बौद्ध धर्म की एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है फोर हार्मोनियस फ्रेंड्स। वहां भी बिल्कुल इन्हीं एनिमल आर्किटाइप्स का इस्तेमाल हुआ है। वहां भी हाथी को उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्थिरता और एक बहुत ही ग्राउंडेड स्वभाव का प्रतीक माना गया है, जबकि बंदर फुर्ती और चतुराई दिखाता है। हाथी की यही नेचुरल स्टेबिलिटी उसे माइंडफुलनेस और सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने का सबसे परफेक्ट सिंबल बनाती है। चलिए वापस बंदर के उस घबराहट पर आते हैं। जब हम बिना सोचे समझे बस रिएक्ट करते हैं ना, तो अक्सर खुद को और भी बड़ी मुसीबत में डाल लेते हैं। इस सिचुएशन को हमारी मशहूर हिंदी कहावत आगे कुआं पीछे खाई से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जब हम डर के मारे भागते हैं तो ऐसा लगता है कि हर तरफ से फंस गए हैं, मुसीबतें चारों तरफ से घेर रही हैं। भाषा के एकेडमिक सोर्सेज भी यही कहते हैं कि ये कहावत उसी मेंटल एग्जॉशन और ट्रैप्ड फील करने की स्थिति को दिखाती है जो उस दिन बंदर ने तूफान में अंधाधुंध भागकर महसूस की थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, बंदर वाले माइंडसेट से हाथी वाले माइंडसेट तक कैसे पहुंचा जाए? इस रिस्पॉन्डिंग की कला को मास्टर करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक पल के लिए पॉज लें और सिचुएशन को समझें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाथी ने मजबूत पेड़ को चुना था। स्टेप 2, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचें, मतलब ये समझना कि तूफान तो टेम्पररी है, इसलिए इस वक्त सेफ रहना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और स्टेप 3, अपने इमोशंस को इवैल्यूएट करें, डर या पैनिक को खुद पर हावी ना होने दें। सच कहूं तो सिचुएशन के बीच में पॉज लेने की ये ताकत ही इमोशनल इंटेलिजेंस की असली नींव है। एक बार फिर उसी जंगल में लौटते हैं जहां हाथी बंदर को जिंदगी का एक बहुत ही अनमोल लेसन दे रहा है। हाथी ने बंदर को समझाया, देखो लाइफ की प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल इस तूफान की तरह होती हैं। अगर हम डर कर भागेंगे तो सिर्फ थक जाएंगे, लेकिन अगर हम शांत रहकर सोल्यूशन के बारे में सोचें तो हर प्रॉब्लम फेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। हाथी ने कितनी गहरी बात कह दी। समस्या से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है, उस वक्त सिचुएशन को ऑब्जर्व करके सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, ना कि बिना सोचे समझे ओवर रिएक्ट करना। उस दिन बंदर ने जो समझा वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मॉरल रियलाइजेशन है। लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आंधी की तरह आते हैं, लेकिन डर कर भागने से सिर्फ हमारी अपनी एनर्जी वेस्ट होती है और कुछ नहीं। सबसे बड़ी सुपर पावर अगर कोई है तो वो है शांत और क्लियर सोच। हर प्रॉब्लम टेम्परेरी होती है, बिल्कुल उस गुजरते हुए तूफान की तरह। जिस तरह हाथी ने स्टेबिलिटी और बैलेंस के साथ उस आंधी का सामना किया, वैसे ही हमें भी लाइफ की मुश्किलों को पेशेंस, करेज और अंडरस्टैंडिंग के साथ फेस करना चाहिए। और इसी के साथ हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सफर पूरा होता है। जाते जाते एक बहुत ही पावरफुल और सोचने पर मजबूर कर देने वाला मैसेज, प्रॉब्लम से मत भागो, उसे समझो, क्योंकि हर चैलेंज तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए आता है। अगली बार जब भी लाइफ में कोई तूफान आए तो बस एक पल रुककर ये जरूर सोचिएगा, क्या हम बंदर की तरह बिना सोचे पैनिक कर रहे हैं या फिर हाथी की तरह शांत होकर एक सही सोल्यूशन निकाल रहे हैं? ये सोचने वाला विषय है। आज की इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।